हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मुकुर्ती नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर से संबंधित, स्ट्रैटेजी के संबंधित, तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। S. Phangno Konyak has become the first woman member from which state to preside over राज्य सभा? S. Phangnon Konyak किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन C, नागालैंड। आपको जानना चाहिए, नागालैंड से S. फांगनोन कोन्याक ये फर्स्ट वुमेन मेंबर बनी है जिन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की है। आपको बता दें, कोन्याक भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP को बिलोंग करती हैं और नागालैंड से राज्यसभा में इलेक्ट होने वाली ये प्रथम महिला भी हैं। साथ ही नागालैंड से पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में इलेक्ट होने वाली ये दूसरी महिला है। What is the revised GDP growth forecast for India for the fiscal year 2023-24 as per the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन A, 6.1%। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है फिजिकल ईयर 24 के लिए यानी कि 2023-24 के लिए, इसे अपग्रेड कर दिया है। पहले इन्होंने 5.9% बताया हुआ था, लेकिन अब बढ़ाकर 6.1% कर दिया है, यानी कि 20 BPS की वृद्धि की है। फिजिकल ईयर 25 के लिए फोरकास्ट अपनी अनचेंज रखी है 6.3% पर। अभी जून के महीने में हमने देखा था कि फिच रेटिंग्स ने भी फिजिकल ईयर 24 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है इंडियन इकोनॉमी की, ये 6.3% कर दी थी, पहले 6% बताई थी। वहीं OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने भी फिजिकल 24 के लिए अपनी फोरकास्ट 6% बताई है। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिजिकल ईयर 24 के लिए इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% प्रोजेक्ट की हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट है जो IMF द्वारा रिलीज की जाती है। कारगिल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कारगिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन D है, जुलाई 26। आप सभी जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस ये हमारे देश में 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल वार से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, जब इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को वापस खदेड़ दिया था और जितनी भी हमारी पोस्ट थी उनको रिक्लेम किया था। तो ये बात है 1999 की, और इस वक्त जो ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी की ओर से, उसका नाम ऑपरेशन विजय रहा। और इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी यहाँ पर चलाया था।
इस तरह के जो वॉर होते हैं इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कौन हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त, कौन प्राइम मिनिस्टर थे, कौन हमारे आर्मी चीफ थे। तो प्रेसिडेंट KR नारायणन थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक थे। इस बार हमने कारगिल विजय दिवस की 24th एनिवर्सरी मनाई है। Which Indian athlete won the gold medal in the women's javelin throw event at the Lebanon Athletics Championships 2023? लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अन्नू रानी। आपको जानना चाहिए इंडियन एथलीट्स अन्नू रानी एंड किशोर जेना, इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं मेंस एंड वीमेंस जेवलिन थ्रो इवेंट्स में रेस्पेक्टिवली। यानी कि अन्नू रानी ने जो है अन्नू रानी ने विमेंस इवेंट में जीता है और किशोर जेना ने मेंस इवेंट में जीता है। यहाँ पर आगे पीछे हो गया है ना, मेंस एंड वीमेंस इवेंट। कहाँ पर? लेबनान एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 23 बैरूत में। तो रानी ने तो अपना बेस्ट थ्रो फेंका है 55.32 मीटर का, वहीं किशोर ने 78.96 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। बाकी आप जानते हैं जो हमारे टोक्यो ओलंपिक्स चैंपियन है नीरज चोपड़ा, तो इंडिया का जो नेशनल रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो में मेंस में, ये इन्हीं के पास है 89.94 मीटर का, जो कि इन्होंने 2022 स्टॉकहोम डायमंड लीग स्वीडन में अचीव किया था। At what position did India finish on medal tally at ISSF Junior World Championship in Changwon, Korea? कोरिया के चांगवोंग में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी सेकंड। देखिए हाल ही में ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2023 साउथ कोरिया के चैंगवोंग में संपन्न हुई है। भारत यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहा है। भारत ने 17 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अभिनव शाह और कमलजीत इन्होंने दो गोल्ड मेडल्स जीते हैं। संयम इन्होंने 3 मेडल जीते हैं, एक तो गोल्ड जीता 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन में और ब्रॉन्ज मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में, और वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने विमेंस टीम इवेंट में। चाइना टॉप पर आए 28 मेडल्स के साथ, जिसमें 12 गोल्ड है। इस तरह से मेडल टैली रही। चाइना पहले नंबर पर, दूसरे पर भारत, तीसरे पर यूक्रेन, चौथे पर कजाकिस्तान और 5वें पर इटली। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज टाटा स्टील्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है TV नरेंद्रन। देखिए TV नरेंद्रन, इनको टाटा स्टील के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए। 19 सितंबर 2023 से इनका कार्यकाल ये शुरू होगा। आपको बता दें इनका जो प्रेजेंट टेन्योर है CEO और MD के तौर पर, ये 18 सितंबर 2023 को पूरा हो रहा है। अक्टूबर 2017 की बात है जब टाटा स्टील ने नरेंद्रन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया था। Which bank was the top lender to public sector corporations in fiscal year 23? फिजिकल ईयर 23 में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र निगमों का शीर्ष ऋणदाता रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी कैनरा बैंक। देखिए आंकड़ा निकल कर आया है और इसमें बताया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने जो स्टेट बैक्ड कॉरपोरेशन यानी कि जैसे PSU हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए, तो इनको जो लोन दिया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा, इसकी राशि है 4.12 ट्रिलियन रुपीस। बात हो रही है 2022-23 की। अगर हम प्रीवियस ईयर में देखें तो 4.93 ट्रिलियन रुपीस दिया गया था, तो यानी कि 2022-23 में कम दिया गया है, 4.12 ट्रिलियन रुपीस दिया गया है। तो पैसा देने के मामले में सबसे आगे कैनरा बैंक रहा है। तो इन्होंने 1,87,813 813 करोड़ रुपीस जो है गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज़ वो दिए हैं 2022-23 में। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक रहा, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनका नेट प्रॉफिट 1.04 ट्रिलियन रुपीस रहा है 2022-23 में। जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है
अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो 17 जुलाई तक इसने 3 बोरोवर एंटिटीज़ को एक्वायर किया है, जो है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, एसएससी इंटरनेशनल लिमिटेड और हेलियोस फोटोवोल्टाइक लिमिटेड। और डेट एक्सपोजर रहा 21,349 करोड़ रुपए का। विच बैंक हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934? आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किस बैंक को शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, नोंग ह्यूप बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है कि हमने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नोंग ह्यूप बैंक को सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किया है। आपको बता दें, नोंग ह्यूप बैंक एक एग्रीकल्चर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर्स जंगू, सियोल, साउथ कोरिया में है। भारत में इस बैंक की एंट्री साल 2016 में हुई थी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड फॉर डिपॉजिट विड्रॉल पर अकाउंट इन द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आफ्टर आरबीआई's एक्शन? आरबीआई के आदेशानुसार नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में प्रति खाता जमा निकासी के लिए अधिकतम कितनी राशि की अनुमति है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 50,000 रुपये। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं बेंगलुरु बेस्ड द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर, और जो डिपॉजिट विड्रॉल की लिमिट है ये 50,000 रुपये पर अकाउंट लगाई है। साथ ही और भी 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिनमें कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो एक लिमिटेड पैसा ही निकाल सकते हैं अगले 6 महीने तक। तो ये बैंक्स कौन कौन से हैं? ये है रामगृह कोऑपरेटिव बैंक न्यू दिल्ली, और साहिबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक मुंबई, सांगली सहकारी बैंक मुंबई, और शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तुमकुर कर्नाटक। तो डायरेक्शंस जो हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जारी की गई हैं। तो रामगृह कोऑपरेटिव बैंक और साहिबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक, इन पर जो कैप लगाई गई है डिपॉजिटर पर कि वो पैसा कितना निकाल सकते हैं, तो 50,000 रुपये पर डिपॉजिटर। वहीं 45,000 रुपये पर डिपॉजिटर की सीमा लगाई गई है सांगली सहकारी बैंक पर, और शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक पर 7,000 रुपये की विड्रॉल लिमिट लगाई गई है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ लोन राइट ऑफ बाय द बैंकिंग सेक्टर इन द लास्ट 5 years अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा? आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किए गए ऋण माफ की कुल राशि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 10.57 लाख करोड़ रुपीस। देखिए, ये जो है हिंदी में ना इसको ऋण माफ़ नहीं बोलेंगे, ऋण माफ़ तो वेव हो जाता है ना, लोन वेव ऑफ, इसको आप बोलेंगे राइट ऑफ को। चलिए मैं बताऊंगा आपको हिंदी में क्या बोलेंगे, पर इसको ऋण माफ़ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऋण माफ़ करना तो नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई का एक डेटा है, उसके बारे में बात हो रही है। आरबीआई में हाल ही में आरटीआई से किसी ने डेटा निकाला है, तो उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, जो मार्च 2023 में जो फिस्कल ईयर एंड हुआ है उसकी बात हो रही है। तो जो बैंक्स हैं इन्होंने लगभग 2.09 लाख करोड़ रुपीस का जो बैड लोन्स है उसको राइट ऑफ किया है ना, मार्च 2023 तक। इस तरह से अगर हम पिछले 5 साल में देखें बैंकिंग सेक्टर द्वारा जितना लोन राइट ऑफ किया गया है, तो इसकी वैल्यू है 10.57 लाख करोड़ रुपीस, ऐसा आरबीआई के डेटा ने बताया है। तो इसके कारण जो ये लोन राइट ऑफ किया गया है बैंक्स के द्वारा, इससे इनका जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जीएनपीए, ये भी कम हो गया है। पिछले 10 साल की लोवेस्ट वैल्यू पर पहुंच गया है 3.9% ऑफ एडवांसेस, ठीक है, मार्च 2023 तक। जो ग्रोस एनपीए है बैंक्स का, इसमें गिरावट देखी गई है। जहाँ फिस्कल ईयर 2018 में 10.21 लाख करोड़ रुपीस हुआ करता था, वहीं मार्च 2023 तक अब ये 5.55 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। क्यों? क्योंकि जो लोन राइट ऑफ किए गए हैं बैंक के द्वारा, उसके कारण। आरबीआई के अनुसार बैंक्स ने जो है 15,31,453 करोड़ रुपए अब तक राइट ऑफ किए हैं फिस्कल ईयर 2012-2013 से अब तक, ठीक है। अच्छा, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है ना, अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर देते हैं। अपनी बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन जो वेव ऑफ होता है उसमें क्या होता है, आपने बोरोवर को मुक्त कर दिया कि अब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राइट ऑफ में क्या है, बैंक रिकवरी की कोशिश करता रहता है। बाकी एनपीए तो आप जानते ही हैं,
90 दिन तक कोई पेमेंट, किसी ने 2 लाख रुपए का जो है लोन लिया है और 2,000 रुपये की किस्त उसकी जा रही है, 2,000 रुपये हर महीने दे रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि 90 दिन तक कोई भी अमाउंट जो है नहीं दी गई किस्त की, तो वो क्या हो जाता है, एनपीए हो जाता है। अब उसमें भी एनपीए के फिर अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, जैसे सब स्टैंडर्ड एनपीए आ जाता है, यानी कि जो है 12 महीने तक भी कोई अमाउंट नहीं आया है ना, इस तरह का एसेट जो 12 महीने तक भी उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं देखी गई। उसके बाद फिर डाउटफुल एनपीए भी, डाउटफुल एनपीए आ जाता है, या डाउटफुल एसेट आप कह सकते हैं, जिसमें जो है 12 महीने से ज़्यादा हो गए तब भी कोई जो ओवरड्यू अमाउंट है वो नहीं आया है, और फिर तो लॉस में चला जाता है, यानी कि 3 साल तक कोई अमाउंट जो है वापस ही नहीं आया है, तो फिर वो लॉस में चला जाता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, देखिए, अ लोन इज क्लासिफाइड एज एन एनपीए व्हेन द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट और द इंटरेस्ट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days। विच एजेंसी पार्टनर्स विद मेटा टू एक्सपैंड द व्हाट्सएप से व्यापार प्रोग्राम। व्हाट्सएप से व्यापार कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किस एजेंसी ने मेटा के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, CAIT। देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT और मेटा, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप एक्सपेंड की है, किसके लिए? व्हाट्सएप से व्यापार प्रोग्राम के लिए, जिसके तहत ये जो 10 मिलियन लोकल ट्रेडर्स हैं व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर, उनको डिजिटली ट्रेन करेंगे, अप स्किल करेंगे। तो इस पार्टनरशिप का मकसद क्या है? जो भी बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनको जो है स्किल प्रोवाइड कराना, डिजिटली ट्रेन करना 11 इंडियन लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पर जो CAIT है, ये जो स्टोर फ्रंट्स हैं इन बिजनेसेस के, उनको डिजिटाइज करने का कार्य भी करेगा और उनके लिए डिजिटल दुकान भी ओपन करेगा। Which Indian female cricketer has been suspended for next 2 international games following breach of the ICC Code of Conduct? ICC आचार संहिता के उल्लंघन के कारण किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए निलंबित कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हरमनप्रीत कौर। देखिए, इंडिया की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, इनको नेक्स्ट 2 इंटरनेशनल गेम्स के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एक तो इन्होंने स्टंप्स को हिट किया था, फिर अंपायर्स पर भी धावा बोला था, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये जो है ICC कोड ऑफ कंडक्ट के ब्रीच के एक्ट होते हैं, और इस तरह से अगले जो 2 मैचेस हैं भारतीय टीम के एशियन गेम्स में, उनको मिस करेंगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना इन प्लेस ऑफ क्विन ग्वैंग? क्विन ग्वैंग के स्थान पर किसे चीन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, वांग यी। देखिए, वांग यी, इन्हें न्यू फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त किया गया है चाइना का। आपको बता दें, इससे पहले क्विन कैंग फॉरेन मिनिस्टर थे, और अब इनका आता पता नहीं है कि ये कहाँ पर हैं, और इनको हटा दिया गया है। दिसंबर 2022 में इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था, ये जिनकी फ़ोटो यहाँ देख रहे हैं, और अब अपॉइंट किया गया है इनको। एक्चुअली ये पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे, इनसे पहले वो ही थे, उनको फिर से अब ला दिया गया है, और इनका कुछ अता पता नहीं है कि ये कहाँ गए। तो ये मिसिंग है अब तक। और चाइना के जो वहाँ पर लोकल प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना, सोशल मीडिया, वहाँ से भी जो है अगर आप सर्च करेंगे कि वेयर इज़ क्विन क्वेंग, तो रिज़ल्ट आता है कि जो है इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, आपने जो पूछा है वो डेटा सही नहीं है। वेयर डिड द ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 टेक प्लेस? ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है, दुबई, UAE। तो ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 इसको ऑर्गेनाइज किया गया एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा दुबई में। तो यहाँ पर अपने बिजनेसेस में किस तरह से इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए, उस बारे में चर्चा हुई है। इस कॉन्क्लेव को इनोग्रेट किया गया है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के कॉलीमुथु के द्वारा। हाउ मच मनी डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर प्रमोटिंग द यूजेस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज? हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितनी धनराशि का योगदान दिया? सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, हाँ, तो इस
ठीक है, इस क्वेश्चन, हाँ, हाउ मच मनी डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर प्रमोटिंग द यूजेस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। सो हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितनी धनराशि का योगदान दिया है। तो आंसर होगा 10 लाख $। तो देखिए भारत ने यहाँ पर 10 लाख $, कंट्रीब्यूट किए हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिसका मकसद रहेगा हिंदी लैंग्वेज को जो है उसके यूज़ को प्रमोट करना। तो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, रुचिरा काम्बोज, इन्होंने ये चेक दिया है मेलिसा फ्लेमिंग को, जो कि अंडर सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस की। Who has become the first trans woman to be crowned Miss Netherlands 2023? मिस नीदरलैंड 2023 बनने वाली पहली ट्रांस महिला कौन है। सही आंसर ऑप्शन सी है, रिके वैलेरी कोले। देखिए रिके वैलेरी कोले ये डच मॉडल हैं और इनको मिस नीदरलैंड 2023 का टाइटल पहनाया गया है और ये अब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स 2023 में। इस तरह से ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन बन गई है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। United Nations Development Program (UNDP) and which bioscience company have signed an MOU to promote digitalization of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस बायोसाइंस कंपनी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, एब्सोल्यूट। देखिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और एब्सोल्यूट एक बायोसाइंस कंपनी है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। किसके लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इसमें इनरोल कर सकें, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, इसलिए MOU साइन किया गया है। तो इस पार्टनरशिप का मतलब है, इस मकसद है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और जो रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इनके इम्प्लीमेंटेशन को इन्हेंस करना। बाकी आप जानते हैं PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। जो फार्मर्स के प्रोड्यूस है, जो उनका यील्ड है, उसको सिक्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है कि किन दो स्कीम्स को रिप्लेस करके स्कीम लाई गई। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो इनके जो भी अच्छे जो प्रोविज़न्स थे उनको ले लिया गया और जो काम के नहीं थे उनको हटा दिया गया। तो उसके साथ अब ये नई स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यदि किसान हैं, उनकी जो क्रॉप फेल हो जाती है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस तरह से रेट्स रहते हैं यहाँ पर। जैसे आप देखें, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स खरीफ के लिए 2% प्रीमियम रहता है किसानों द्वारा और रबी के लिए 1.5%। वहीं एनुअल हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जो है खरीफ और रबी पर 5% रहता है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। द मूवी क्रिएशन is based on which personality? Charles Darwin. Which Red Bull driver clinched the Formula 1 Hungarian Grand Prix? Max Verstappen. Who is the Smile ambassador for Maharashtra Swachh Mukh Abhiyan? Sachin Tendulkar. Who has been appointed new chairman of the UP Electricity Regulatory Commission? Arvind Kumar. What is the name of the scheme launched by Madhya Pradesh BJP government which promises to provide a monthly income support of 1000 rupees to women in the 23 to 60 age group? Answer is Ladli Behna scheme. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। नेशनल थर्मल इंजीनियर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विच पेमेंट गेटवे हैज़ लॉन्च्ड एन इनकम टैक्स पेमेंट फीचर ऑन इट्स ऐप? विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 naval drills in Gulf of Oman? Central government notifies appointment of Justice Dheeraj Singh Thakur as Chief Justice of which High Court? How many railway stations have been identified under Amrit Bharat Station Scheme for their development? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पांचों ही, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कोशिश क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करते रहें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की लिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।